Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dungar College, Bikaner. In this presentation, I will explain different types of transpiration found in plants. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको वाष्पोत्सर्जन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊंगा जो कि पादपों में पाए जाते हैं. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा. The loss of water vapors from the exposed aerial parts of the plants is known as transpiration. पादप के वायवीय भागों से जल वाष्प का उत्सर्जन या जल वाष्प की हानि या जल की जल वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है. पादप के वायवीय भाग जो बाहर वायुमंडल में एक्सपोज्ड होते हैं, उनसे जल वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है. The loss of water due to transpiration is quite high. वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप जो जल त्याग करता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है. उदाहरण के लिए सूर्यमुखी के पादप एक दिन में लगभग 2 लीटर जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है. इसी प्रकार से सेब का एक वृक्ष एक दिन में करीब 36 से 45 लीटर जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है और एल्म ट्री के द्वारा एक दिन में लगभग 1 टन जल का वाष्पोत्सर्जन किया जा सकता है. So, sunflower can lose water up to 2 liters per day by transpiration. Apple tree loses about 36 to 45 liters water in transpiration in one day, and elm tree can lose 1 ton of water per day by the process of transpiration. A plant loses 98 to 99% of the absorbed water in transpiration. एक पादप जितने जल का अवशोषण करता है उसका लगभग 98 से 99% वह पुनः वाष्पोत्सर्जन के रूप में त्याग देता है. अर्थात पादप के द्वारा अवशोषित जल का केवल 1 से 2% भाग ही उसकी वृद्धि, उपापचय या प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में लिया जाता है. It means that plant only uses 1 to 2% of absorbed water in process of photosynthesis or other metabolic processes or for growth. About 0.2% of absorbed water is used in photosynthesis and 1 to 2% is used for metabolism and growth of the plant. जितना जल पादप के द्वारा अवशोषित किया जाता है उसमें से 0.2% प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है और 1 से 2% अन्य उपापचयी क्रियाओं में और पादप की वृद्धि के लिए काम में आता है. और 98 से 99% जल जो पादप अवशोषित करता है वह पुनः वाष्पोत्सर्जन के रूप में त्याग देता है. Now, types of transpiration, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार. On the basis of transpiring surface, transpiration is classified into following 4 types. वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतह के आधार पर, अर्थात जिस सतह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उस सतह के आधार पर वाष्पोत्सर्जन को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है. फर्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. पहला प्रकार रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन. It takes place through the stomata present on leaves. जैसा कि नाम है, यह पर्ण पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन है. Stomata also occur on the young stems, flowers and fruits. रंध्र पर्ण के अलावा तरुण तनों पर भी पाए जाते हैं, पुष्पों में भी पाए जाते हैं, फलों में भी पाए जाते हैं. अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तरुण तनों से, पुष्पों से और फलों पर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा भी हो सकती है. The stomatal transpiration continues till the stomata remain open. रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रंध्र के खुले रहने तक हो सकता है. So as we know, stomata remain open during daytime in most plants and close during night. अधिकांश पादपों में रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं. So we can say that stomatal transpiration takes place during daytime and it does not take place during night. तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन
दिन के समय होता है जब रंध्र खुले होते हैं, और रात्रि में जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी बंद हो जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, सबसे सामान्य प्रकार का वाष्पोत्सर्जन है, एंड इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50 to 97% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर 97% तक भाग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है, अर्थात पादप के द्वारा अधिकांश जो जल की हानि होती है वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। It occurs through the cuticle present on epidermis of leaves and other exposed aerial parts of the plant. उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन वह वाष्पोत्सर्जन है जो पर्ण की अधिचर्म पर उपस्थित उपत्वचा के द्वारा या पादप के जो अन्य वायवीय भाग होते हैं जैसे तरुण तना, उसकी अधिचर्म पर भी उपत्वचा उपस्थित होती है। तो पादप के जो भी वायवीय भाग हैं उनमें अधिचर्म पर जो उपत्वचा उपस्थित होती है, उस उपत्वचा के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसी को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। As cuticle does not have any opening and closing mechanism and it remain exposed to atmosphere throughout day and night, therefore cuticular transpiration also continues throughout day and night. चूंकि उपत्वचा में कोई खुलने या बंद होने की क्रियाविधि नहीं होती और यह वायुमंडल में दिन व रात हर समय उपस्थित रहती है, एक्सपोज्ड रहती है, इस कारण से उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन दिन में भी होता है और रात्रि के समय भी होता है। The cuticle is made up of a waxy substance, cutin, which is impermeable to water. उपत्वचा का निर्माण एक मोम सदृश पदार्थ के द्वारा होता है या मोमीय पदार्थ के द्वारा होता है जिसे क्यूटिन कहते हैं, और यह क्यूटिन नामक मोम पदार्थ या वसीय पदार्थ जल के लिए अपारगम्य होता है। तो चूंकि यह जल के लिए अपारगम्य होता है, इस कारण से सामान्यतः इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होनी चाहिए या जल की हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन उपत्वचा या क्यूटिकल यदि पतली होती है तो पतली उपत्वचा में से कुछ मात्रा में जल का वाष्पीकरण हो सकता है या वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, और इसी तरीके से चूंकि यह एक वसीय पदार्थ है या मोम पदार्थ है तो इसमें कुछ दरारें पाई जाती है, उन दरारों के द्वारा भी कुछ मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। As cuticle is made up of a waxy, water impermeable substance, normally water should not evaporate from the cuticle. However, some amount of water can be evaporated from cuticle if cuticle is thin, and sometimes some cracks are also present in cuticle and some amount of water can evaporate through these cracks which are present in cuticle. So meaning is that some amount of water can be lost through the cuticle by the plant, and this loss of water through cuticle in the form of water vapors is known as cuticular transpiration. The cuticular transpiration is inversely proportional to thickness of the cuticle. उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन उपत्वचा की मोटाई के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि यदि उपत्वचा पतली होती है तो उससे जल की हानि हो सकती है या जल का वाष्पीकरण हो सकता है। जैसे जैसे उपत्वचा की मोटाई बढ़ती है वैसे वैसे उपत्वचा से होने वाली जल की हानि भी कम होती जाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की जो दर होगी वह उपत्वचा की मोटाई के प्रतिलोमानुपाती होती है। उपत्वचा पतली होगी तो यह वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, उपत्वचा मोटी होगी तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी कम हो जाती है। As water can evaporate from a thin cuticle but it cannot evaporate easily from a thick cuticle, the amount of water lost through the cuticle will be inversely proportional to thickness of the cuticle. If cuticle is thin, more water will evaporate, more cuticular transpiration will take place, and if cuticle is thick, then comparatively less water will evaporate or transpire from the surface of the cuticle. In common land plants, cuticular transpiration is only 3 to 10% of total transpiration. तो सामान्य स्थलीय पादप होते हैं उनमें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 3 से 10% भाग होता है। In herbaceous, shade-loving plants where the cuticle is very thin,
द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में बी अप टू 50% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। हालांकि कुछ छायारागी छाया में पाए जाने वाले पादपों में, जिन्हें शायोफाइट्स भी कहा जाता है या छायारागी पादप भी कहा जाता है, जो सामान्यतः शाकीय पादप होते हैं, तो यह सामान्यतः छाया में उगते हैं। इन पादपों में उपत्वचा अत्यंत पतली होती है, और जब उपत्वचा पतली होती है तो तुलनात्मक रूप से अधिक जल का वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा हो सकता है, और इस प्रकार के छायारागी पादपों में, शायोफाइट्स में या शेड लविंग प्लांट्स में उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कुल वाष्पोत्सर्जन का 50% तक भी हो सकती है। The xerophytes have very thick cuticle to prevent cuticular transpiration. मरुद्भिद पादपों में मोटी उपत्वचा पाई जाती है, जो कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन को तुलनात्मक रूप से कम कर देती है। Xerophytes, as we know, are found in environment where water is present in scarce quantity. मरुद्भिद पादप ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहां जल तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाया जाता है, अतः यह पादप वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि को रोकने के लिए कुछ अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं, और उन अनुकूलनों में से एक अनुकूलन है मोटी उपत्वचा का पाया जाना। तो उपत्वचा मोटी होने से उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल की हानि तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। As xerophytes are found in scarcity of water, they have many adaptations which prevent loss of water or conserve water within them, and one such adaptation is presence of thick cuticle. And when cuticle is thick, then the water transpired through cuticle, the amount of water that is transpired through cuticle becomes very less, or cuticular transpiration is minimized because of presence of thick cuticle. The third type of transpiration is called lenticular transpiration. तीसरे प्रकार का वाष्पोत्सर्जन lenticular transpiration कहलाता है या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। It takes place through the lenticels present on woody branches of trees or fruits. यह काष्ठीय शाखाओं पर पाए जाने वाले या कुछ फलों पर पाए जाने वाले वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन है। You must have earlier studied in anatomy that in those plants in which secondary growth takes place, due to secondary growth, lenticels are formed in the bark of these plants. पूर्व में जब आपने एनाटॉमी का अध्ययन किया होगा तब पढ़ा होगा कि वह पादप जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, उनमें द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप वातरंध्रों का निर्माण होता है या लेंटिसेल्स का निर्माण होता है। And some water can be transpired through these lenticels, which are present on woody branches in which secondary growth has taken place, or in some fruits also these lenticels are present, and from these fruits also some water can be transpired through lenticels present on them. So this transpiration is called as lenticular transpiration. तो इन वातरंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। As mentioned, lenticels are formed due to secondary growth. इन वातरंध्रों का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। It continues day and night because lenticels always remain open. वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन भी दिन और रात्रि दोनों ही समय होता है, क्योंकि वातरंध्रों में भी खुलने या बंद होने की कोई क्रियाविधि नहीं होती, अर्थात यह 24 घंटे खुले ही रहते हैं, दिन में भी खुले रहते हैं, रात्रि में भी खुले रहते हैं। अतः इनके द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन दिन में व रात्रि में दोनों ही समय होता रहता है। The lenticular transpiration is only 0.1% of the total transpiration. तो यद्यपि वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाले जल की हानि बहुत कम होती है, कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% ही वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। The fourth type or last type of transpiration is called bark transpiration. चौथे प्रकार का और अंतिम प्रकार का वाष्पोत्सर्जन छाल वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या वल्क वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। It takes place through bark of the stems. यह तनों के सतह पर या तने के बाहर पाई जाने वाली छाल के द्वारा होता है। And this bark is also formed due to secondary growth. यह छाल जो निर्मित होती है वह भी द्वितीयक वृद्धि के द्वारा ही निर्मित होती है, अर्थात bark transpiration भी केवल उन्हीं पादपों में पाया जाएगा जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। Bark transpiration is also found only in those plants in which secondary growth is present. Secondary growth takes place, and as a result of secondary growth, bark is formed.
It is very little in magnitude, but its measured rate is often more than lenticular transpiration because of large surface area of the bark. यद्यपि छाल के द्वारा होने वाली वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा अत्यंत कम होती है, पर इसकी मात्रा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की तुलना में अधिक हो सकती है। अर्थात वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की तुलना में छाल वाष्पोत्सर्जन से पादप के द्वारा जल की हानि तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है, क्योंकि छाल की सतह का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होता है वातरंध्रों की तुलना में। वातरंध्र चूंकि बहुत सीमित संख्या में बनते हैं और कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं, अतः वातरंध्रों का जो सरफेस एरिया होता है वह छाल के कुल सतह के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होता है, या छाल का सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। अतः कुल जल जो छाल के द्वारा वाष्पोत्सर्जित होता है वह वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की तुलना में बहुत अधिक भी हो सकता है। बार्क ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कंटिन्यूज थ्रू डे एंड नाइट। छाल के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन भी दिन व रात्रि सभी समय होता रहता है। The transpiration through leaf surface is known as foliar transpiration. पर्ण की सतह से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको पर्णिल वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो सामान्यतः इसमें पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन और पर्ण की सतह पर पाई जाने वाली उपत्वचा से होने वाला वाष्पोत्सर्जन सम्मिलित किया जाता है। तो जो भी वाष्पोत्सर्जन पर्ण के द्वारा होता है वह पर्णिल वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पर्ण पे चूंकि वातरंध्र नहीं पाए जाते और छाल भी नहीं पाई जाती, अतः वातरंध्रीय और छाल वाष्पोत्सर्जन पर्ण के द्वारा नहीं हो सकता या पर्णिल वाष्पोत्सर्जन में शामिल नहीं होता। As lenticels are not found on leaves and bark is also not found on leaves, therefore lenticular transpiration and bark transpiration do not take place through the leaves. So through leaves only two types of transpiration takes place: stomatal transpiration and cuticular transpiration, which are also known as foliar transpiration, जिसे पर्णिल वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। Lenticels and bark are never found on leaves. वातरंध्र और छाल कभी भी पर्ण पे नहीं पाए जाते हैं, अतः ये दोनों प्रकार के वाष्पोत्सर्जन पर्णिल वाष्पोत्सर्जन में शामिल नहीं किए जाते। The foliar transpiration accounts for over 90% of total transpiration. पादप के द्वारा कुल जितना भी जल वाष्पोत्सर्जित होता है उसका 90% पर्णिल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है या foliar transpiration के द्वारा ही होता है। So this is all about types of transpiration. In next presentation I will discuss stomatal apparatus and some parameters related to transpiration like stomatal frequency, stomatal index, transpiration ratio, etc. Thanks for